नमस्कार प्यारे साथियों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी आगे आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं। किसी भी एग्जाम के पैटर्न और ट्रेंड को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम उस एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। 2025 में इतने सारे चेंजेस हुए, एडिक्विटी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हों, चाहे रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस हों, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हों, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चंस हों, यहाँ पर बच्चों की काफी हालत नाजुक रही। मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को आपको सॉल्व करा रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं पॉलिटी की बात करूंगा। मैंने बहुत सारे वन शॉट पहले भी बनाए हैं और आगे भी मैं सारे उसके मतलब सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट जरूर बनाऊंगा। आज इस वीडियो में हम स्टेनो के द्वारा पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी की बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं खुद आपको करवाऊंगा, उसको कैसे सही तरीके से किया जा सकता था, क्या राइट अप्रोच थी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जरूरी है आपके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और अगर आप ऐसा करते हो तो जो एडिक्विटी का नया पैटर्न है जिस पर आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके जितने भी अभी एग्जाम्स होंगे उनमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं और यहाँ पर हम पॉलिटी की बारीकियों को समझते हैं। चाहे वो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस हों, चाहे आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस हों, चाहे इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हो, रीजन, सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से करवाऊंगा मैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। निम्न में से कौन सा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है? आप सबको पता है भैया, जो शेड्यूल नंबर 7 है उस शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं। एक हो गई यूनियन लिस्ट जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट जिन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और एक इसके अलावा होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिन पे दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्टेट लिस्ट में है। अगर हम बात करें बैंकिंग की तो सेंट्रल लिस्ट में हो गया, डिफेंस की तो सेंट्रल लिस्ट में हो गया, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया। अगर हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो पब्लिक ऑर्डर है वो कौन सी लिस्ट में हो जाएगा? पब्लिक ऑर्डर भैया स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चन में हमें ज्यादा समय देने की जरूरत होगी उसमें हम ज्यादा समय देंगे, और जिसमें हमें फटाफट करके क्विकली निकल जाएंगे तो उसमें हम फटाफट निकल जाएंगे। आ जाइए जरा, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ डज आर्टिकल 356 इंपैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सबको पता है जहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच में जब शक्तियों का विभाजन है वही फेडरल स्ट्रक्चर है। आपसे कह रहा है कि आर्टिकल नंबर जो 356 है ये इसे कैसे इंपैक्ट करता है। तो आर्टिकल 356 में है क्या? आर्टिकल नंबर 352 जो है वो किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की। सबको पता है नेशनल इमरजेंसी की कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाता है। ऐसे ही जो आर्टिकल नंबर 356 है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी जब राज्य में आपातकाल लगता है, ये भी कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। और आर्टिकल नंबर जो 360 है वो किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की, यानी कि वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी कह लो या फिर वित्तीय आपातकाल। तो इनमें से जो आर्टिकल नंबर 356 है, राज्य आपातकाल जिसे कहा जाता है या फिर जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, लगाया कब जाता है? जब राज्य संविधान के अनुसार काम ना करे। तो उस केस में क्या होगा? राज्य का कंट्रोल केंद्र के पास चला जाएगा, और क्योंकि राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो राज्य संविधान के अनुसार काम ना करे तो राज्य का कंट्रोल केंद्र के पास जाता है। आइए देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करता है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? राज्य अपना काम करेगा, केंद्र अपना करेगा। लेकिन 356 में क्या है? राज्य का कंट्रोल केंद्र के पास जाता है। तो इट एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यार जुडिशरी का क्या लेना देना था, तो इसको तो खत्म करते हैं। दूसरा क्या है? इट प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन। यह विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है। ये तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो है स्टेट की पावर खुद सेंटर की तरफ जा रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इट अलाउज सेंटर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। यह केंद्र को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि राज्य सरकार जब बर्खास्त हो जाएगी उसी के बाद तो राज्य का कंट्रोल फिर केंद्र के पास पहुंच जाएगा। इट एनफोर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये तो फिर है ही नहीं, बात क्या होगी? ऑप्शन नंबर अब भैया आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट तो अपने आप में भैया क्या काम होता है? वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट का ना तो कोई ऑफिस है ना तो कोई काम है, और जब कोई काम धंधा ही नहीं है तो फिर उसे काम बिठा देते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। तो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन है? राज्यसभा का चेयरमैन है मेरे भाई वाइस प्रेसिडेंट, है ना। वाइस
जो प्रेसिडेंट है वही इसका, अरे पूरा ही लिख दो चलो, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राज्यसभा का चेयरमैन है। और राज्यसभा अपने आप में किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट कैसी बॉडी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है ना भैया। एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा का चेयरमैन कौन, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो शुरुआती कहां से होती है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल सब है। तो वाइस प्रेसिडेंट कहां आता है, एग्जीक्यूटिव में भी आता है। इसका मतलब किस में जाएगा, बोलो, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जुडिशरी का तो कोई लेना देना नहीं भैया इसका, है ना। जुडिशरी तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, आर्टिकल नंबर 50 कहता है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द देख रहे हो, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे स्टेनो के हैं। ये तो आप सब लोग देख रहे हो, 6 तारीख 8वां महीना 2025, शिफ्ट नंबर 1। तो ये सारे के सारे स्टेनो के जो है पेपर में पूछे गए बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो दिक्कत देते या जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ही थे। ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए थे। देखेंगे जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब शेड्यूल्स तो आप सबको पता, पहले शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, दूसरे में क्या है, पैसा, सैलरी एंड अलाउंसेस, तीसरे में ओथ एंड अफर्मेशन, चौथे में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, पांचवें में एससी एसटी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, छठवें में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित स्पेशल जो है स्पेशल प्रोविजंस कह लीजिए, एससी एसटी एरिया ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 7th शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म, द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 10th शेड्यूल में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लो। 11वें शेड्यूल में पंचायती राज, और 12वें शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज हो गया। ठीक है भैया, तो ये कहानी हो गई। चलिए भैया, तो 11th शेड्यूल में पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत है, बिल्कुल सही कहा कि पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर तो यही सम्मिलित हो गया। इससे पूछा करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली नहीं पूछा, करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो करेक्टली तो 11वां शेड्यूल ही है। 12th शेड्यूल की बात करें तो इसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत, और इसमें दे रखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, गलत है सरासर। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, इसने लैंग्वेजेस दे रखा है, लैंग्वेजेस तो 8th में है। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये तो है ही नहीं। ये तो 7th शेड्यूल में, ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तेरे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या करा आपसे, 5th क्वेश्चन देखिए क्या करा आपसे। Which of the following provisions granted under the Criminal Procedure Identification Act of 2022 extends beyond the scope of its predecessor, the Identification of the Prisoners Act 1920? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा हमें ना आता है इसका आंसर। कैसा लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि नहीं लग रहा, कौन सा एक्ट है, कैसी बातें हैं। देखो मेरे भाई, सच बताऊं, अगर सच मायने में कोई एक आधे क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आंसर आप नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन आप सोच समझ के कर सकते हो। बेशक से आप सोचे होंगे कि ये जो आइडेंटिफिकेशन एक्ट था 2020 का, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत गहराई से पढ़ा होगा, तभी जाके इसका आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं है, आप इसको पढ़ के देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, कर पाओगे आप ऐसे। नहीं तो मैं बताता हूं फिर कैसे करें। अच्छा, जिसको पढ़ना है पॉज करके भी पढ़ सकता है, ठीक है। देखो, आपराधिक प्रक्रिया, कहीं ना कहीं अपराध की बात कर रहा है। जब अपराध होता है उससे संबंधित प्रक्रिया की बात कर रहा है। अधिनियम के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम, अच्छा कैदी हो सकता है, इसकी जो पहचान होती है उस अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक है, मतलब और ज्यादा उस शक्ति को एक्सटेंड किया गया है। चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। अलाउइंग उंगलियों के निशान को मान्य करना। आप एक बात बताइए, कोई भी क्राइम वगैरह हो जाता है, क्या सिर्फ वहां पे उंगलियों के निशान ही मान्य होंगे? ब्लड सैंपल हो गए या फुटेज हो गए या कुछ भी और कोई सैंपल मान्य नहीं होगा? सिर्फ उंगलियों के निशान होंगे तो अपराधी होगा, वरना तो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये तो कम कर रहा है भाई, ये कह रहा है एक्सटेंड किया गया, तुलना में अधिक व्यापक किया गया, और ये क्या कर रहा है, कम करना है। और कम थोड़ी ना करेंगे, आजकल तो डिजिटलाइजेशन से लेकर के, सीसीटीवी से लेकर के, एआई की मदद से लेकर के चीजें हो रही हैं। ये तो सिर्फ फिंगरप्रिंट की बात कर रहा है, ये हो नहीं सकता। लिमिटिंग लॉ एनफोर्समेंट एक्सेस टू स्टोर्ड डाटा, लिमिटिंग किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा, या फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लिमिट किया जा रहा है। केवल सीमित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डेटा की पहुंच देना है, तो सीमित क्यों कर रहे हो भैया किसी चीज को? रेस्ट्रिक्टिंग आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स ओनली टू कन्विक्ट्स, केवल दोषियों की पहचान प्रक्रिया तक सीमित रखना। फिर वही लिमिट करना है या एक्सटेंड करना है?
फिर से लिमिट वाली बात हो रही है। नेक्स्ट है जैविक और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की अनुमति देना। भैया अब तो बायोमेट्रिक वेट्रिक है तो इसको भी परमिशन दी जाएगी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं ना, वहां पर जैसे रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट, इस चीज को देखा करो कि ये कम करने की बात कर रहा है स्कोप को या बढ़ाने की बात कर रहा है। ये बढ़ाने की बात कर रहा है, बाकी सब कम करने की बात कर रहे हैं। ये परमिट देख रहे हो, ये क्या कर रहा है ओनली, इसने क्या शब्द लगा दिया ओनली मतलब कम किया। इसने क्या कर दिया लिमिट लगा दिया, इसने क्या कर दिया रेस्ट्रिक्ट लगा दिया, और इसने क्या किया परमिट किया है। और यहां पे क्या है एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड में तो परमिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा सोच करके कर सकते थे। विच आर्टिकल ऑफ द क्या कह रहा है ये, अंडर विच आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ये तो अभी अभी देखा था। नेशनल इमरजेंसी कौन से में होती है, आर्टिकल नंबर 352 में होती है। 356 में कौन सी होती है स्टेट इमरजेंसी, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, 365 में भी स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। अगर केंद्र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को राज्य ना माने तो उसको संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति शासन। Eighth question. Which schedule of the Constitution contains provisions for the disqualification on legislation on the anti-defection law? भैया शेड्यूल नंबर 10 में है दल बदल कानून कि अगर जीतने के बाद आप दल बदल लेते हो तो आपकी जिस संसद के हो गया चाहे विधानसभा के हो गए, मतलब जिस भी हाउस के आप सदस्य हैं उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून 10th शेड्यूल में है। 11th शेड्यूल में क्या है पंचायती राज। 9th शेड्यूल में क्या है बोलो बोलो भूमि सुधार। 8th शेड्यूल में क्या है भाषाएं लैंग्वेजेस, इसमें क्या हो गया लैंग्वेजेस भाषाएं है ना। 14 + 1 + 3 + 4 = 22 बट इंग्लिश इज नॉट मेंशन्ड। इसमें क्या है पंचायती राज। 9th शेड्यूल में क्या है मेरे भाई लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये सारे के सारे 2025 में हुए क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हो लेटेस्ट। विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। अब देखो ये दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा अभी हमने किया था। ये क्वेश्चन पढ़ते ही अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा फिर से हमसे ना होने वाला है, लेकिन इसको अगर पूरा पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। सुनो जरा, विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा, डिजिटल वो भी पर्सनल डेटा, हर व्यक्ति का अपना जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं डिजिटली अवेलेबल है, तो डिजिटल डेटा देना है या नहीं देना उसके लेन देन से संबंधित है। तो विच प्रिंसिपल, वो कौन सा प्रिंसिपल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का जो एंश्योर करता है एंटिटीज को कलेक्टिंग पर्सनल डेटा मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल, कि भैया अगर आप किसी का पर्सनल डेटा ले रहे हो तो उससे कंसल्ट ने लेना जरूरी है। ये तो कह रहा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है। अच्छा देखो तुम्हारे ऐप वगैरह कोई भी डाउनलोड करते हो वहां पूछता है ना कैमरा एक्सेस अलाउड, गैलरी एक्सेस अलाउड, फोटोज अलाउड, लोकेशन अलाउड, नोटिफिकेशन अलाउड, अलाउ या डोंट अलाउ के दो ऑप्शन आते हैं। तुम अलाउ करते हो तो वो तुमसे कंसेंट ले रहा है, तुम्हारी परमिशन ले रहा है। तो डिजिटल डेटा को कलेक्ट करने के लिए कंसेंट लेना जरूरी है। अब ये क्या कर रहा है पर्पस लिमिटेशन, देखो यहां पर कंसेंट की बात कर रहा है, यहां पर लिमिटेशन की बात कर रहा है। दोबारा से कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा मुझे, और पढ़ लेते हैं आगे। स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंसेस, भंडारण कटौती अनुपालन, यार तुम डेटा ले रहे हो उसमें कटौती की बात कैसे कर रहे हो, स्टोरेज रिडक्शन की, स्टोरेज तो यूज होना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क, सूचना और पसंद आधारित ढांचा, हाँ ये वाला है ना नोटिस एंड चॉइस, आपसे चॉइस लेता है ना आपको देना है डेटा या नहीं देना है वाला, अलाउ डोंट अलाउ। तो यहां पर क्या जाना चाहिए नोटिस वाला जाना चाहिए, कि आपको नोटिस भी भेजता है रिमाइंडर भी कि भैया एक्सेस टू योर गैलरी वगैरह ऐसे करके इस टाइप से। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो कितना आसानी से आप इसको कर सकते थे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप सारे एक्ट पढ़ोगे तभी कर पाओगे, ये तो बड़े प्यार से थोड़ा सा सोचोगे तो भी कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इफेक्ट ऑफ द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई हमारा जो संविधान है उस संविधान में संशोधन हो सकते हैं, मतलब हमारे जो कानून की किताब है जो दुनिया की सबसे बड़ी लिखित किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं एंड द बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडिया, उस संविधान में चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस कौन कर सकता है संसद यानी कि पार्लियामेंट। ये बात कहां लिखी है आर्टिकल नंबर 368 में लिखी है कि संसद चाहे तो पार्लियामेंट में इसमें संविधान में चेंजेस कर सकता है। ओके सर जो चेंजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। और
भारतीय संविधान में सैकड़ों बार अमेंडमेंट हुए हैं। उन्हीं में से एक अमेंडमेंट है जिसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे संविधान में कई सारी जगह चेंजेस हुए थे। एक होता है कि एक अमेंडमेंट आया, जैसे एक चीज चेंज हुई, किसी का यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाल दिया, या स्टेट लिस्ट को यूनियन लिस्ट में डाल दिया, या कोई नई भाषा को जोड़ दिया, किसी नए राज्य को बना दिया, या किसी फंडामेंटल राइट को हटा दिया, ऐसा करके। मतलब एक होता है एक अमेंडमेंट लाया, इससे एक ही चेंज किया। एक होता है एक अमेंडमेंट एक्ट आया, इससे 2-3 चेंज कर दिए। एक है कि एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जिससे लेकिन बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट कुछ ऐसा ही था, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इससे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो अपने आप में एक छोटे संविधान जैसा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हजारों लाखों करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो आपसे कह रहा है कि इट एबॉलिश द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाप्त कर दिया था। समाप्त नहीं किया था, कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा था। तो ये वाला तो सरासर गलत है। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था 1976 में। ऑल्सो एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था, आपको अगर याद आ रहा हो तो। इससे प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। तो इट इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल सही है, इसने लोकसभा के टेन्योर को भी बढ़ाया था और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आपका जो है जोड़ा था, क्योंकि 1976 में हुआ था और उस समय आपको याद है इंदिरा गांधी वाली सरकार थी, तो लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया था, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, उसको एक्सटेंड वगैरह किया गया था, उसी दौरान की ये बात है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बॉय इज द राइट आंसर। अगला देखिए, ऐसे ही उड़ाते चलिए। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आप कर नहीं सकते थे। ज्यादातर क्वेश्चंस पढ़े हुए में से, और एक आधा जो ये एक्ट वाला क्वेश्चन था, इसको सोच के कर सकते थे आप, मतलब थोड़ा सा पढ़ करके, थोड़ी सी बुद्धि चला करके। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से मजा आ जाएगा आपको करने में सारे। तभी तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वीडियो, ऐसी ही वन शॉट वीडियो में हर एग्जाम की बनाने वाला हूँ। वो CGL हो, CHSL हो, आपका CPU हो, स्टेनो की तो ये है ही। मतलब हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगा आपको। आ जाइए बस। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज, लो देख रहे हो, मैंने अभी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसने ही अगली बार में पूछ लिया कि निम्न में से किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। भाई साहब, ये क्वेश्चन भी बड़ा खतरनाक है, करो इसको एक बार पढ़ के देखो। जैसे मैंने कहा ना, पढ़ पढ़ के देखो। देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द भारतीय न्याय संहिता। BNS की अगर हम बात करें, भारतीय न्याय संहिता की बात करें, तो इसके बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज देखा करो, सही है या गलत है। इज और आर करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा, इज और आर करेक्ट मतलब सही है। द भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस। भारतीय न्याय संहिता में छोटे छोटे से अपराधों की सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया। अच्छा सुनो जरा, ये कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में अगर आपने कोई छोटा मोटा दंड किया है, छोटा मोटा अपराध किया है, तो उसकी सजा के रूप में आपको समाज सेवा करनी होगी, है ना, कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। तो मुझे लगता है जहां तक है कि सही हो जाना चाहिए, है ना, कम्युनिटी सर्विस हो जानी चाहिए, क्योंकि छोटा अपराध है तो फिर उसके लिए आप कुछ अच्छा काम कर दीजिए, है ना, कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है। The scope of summary trials has been limited to only serious offenses under the new law. एक नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा, एक नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल गंभीर अपराधों तक सीमित किया जाएगा, केवल गंभीर अपराधों तक सीमित किया जाएगा। हमें जब तक सुनवाई नहीं हुई, हमें कैसे पता कि ये इतना ज्यादा सीरियस क्राइम था या ना था, है? फिर तो इसमें बड़ी गपलेबाजी हो जाएगी को इसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया जाए। सुनवाई तो पहले जरूरी है, तो ये वाला तो भैया गलत हो गया थोड़ा, दूसरा तो गलत हो जाएगा, और जहां दूसरा नहीं तो फिर आंसर देखो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। देख रहे हो, थर्ड वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आंसर तो अपने आप ही क्या निकला है 1 और 3। हमें 1 का भी जरूरत नहीं है, सही या गलत है, 1 और 3 निकल आया। पढ़ लेते हैं। द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू एंश्योर सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ द ऑफेंडर्स। सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, ताकि देखो
ताकि वो समाज में दोबारा से आ सकें, मिलजुल करके रह सकें, ये सुनिश्चित करना है। तो ये बात तो सही है, इसका मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है और पहला सही है। आंसर क्या हो गया? बॉय। देख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने जा करके एक एक्ट पढ़ाओ, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक आधा छोड़ना होगा, वरना तो इनको आप पढ़ पढ़ के कर सकते थे। विच ऑफ दीज, और ये जो क्लास है ना भैया, ये अगले वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, निम्न में से इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है? देखिए, इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म फिर से पता है, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में, जहां पर भारत में केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है ना, डिवीजन ऑफ पावर, तो सेंटर के पास इंडिया में ज्यादा शक्ति है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारत में है या नहीं है? है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत का है। ड्यूअल सिटीजनशिप, कैसी बातें कर रहे हो हैं? ड्यूअल सिटीजनशिप भारत में कहां से आई भैया? ड्यूअल सिटीजनशिप तो है ही नहीं। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से। और भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये कब आया था क्वेश्चन? 6 तारीख 8वां महीना 2025, शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। बताइए जरा क्या कह रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज और आर करेक्ट? यूनियन लिस्ट की एंट्रीज के बारे में बात कर रहा है। यूनियन लिस्ट, सबसे पहली बात तो, अगर यूनियन लिस्ट में कोई एंट्री है, इसका मतलब है उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी चीज यह है कि ये शेड्यूल नंबर 7 में आता है, डिवीजन ऑफ पावर्स का पार्ट है। बताइए जरा, ये हिंदी में भी है, ये रहा हिंदी में, अब बताइए इंग्लिश में, ये रहा। सबसे पहला है कि द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन लॉटरीज कंडक्टेड बाय द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट के पास पावर होती है लेजिस्लेट करने की ऑन द लॉटरीज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर हमें देखो, मैं इसको तुम्हारी अप्रोच से करना चाह रहा हूं कि जितना तुमने पढ़ा। सर हमें तो डाउट सा हो रहा है, ये सही हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, तो हम 50-50 हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले को अभी 50-50 में रखते हैं, छोड़ के चलते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला भी नहीं आ रहा है, क्या करें? और देखते हैं तब तक क्या क्या हो सकता है। ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी आर ऑल अंडर द लेजिस्लेशन डोमेन ऑफ यूनियन। अब इतना तो पता होगा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो यूनियन का बैंक होगा, तो इसका मतलब ये यूनियन लिस्ट में होगा। ये वाला तो सही होना चाहिए कम से कम। और अगर थर्ड सही है तो इसका मतलब क्या है? ये वाला तो गलत हो गया, बस ये वाला हुआ भी। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कॉर्पोरेशंस whose activities are not limited to one state excluding universities. Parliament can make laws regarding the corporations whose activities are not limited to one state. हाँ, एक स्टेट से ज्यादा में अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो वहां के लिए तो पार्लियामेंट कानून, देखो स्टेट लिस्ट का मैटर है, स्टेट लिस्ट के लिए है, लेकिन कोई ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में चल रही हैं तो पार्लियामेंट उसमें कानून बना सकती है। इसका मतलब चौथा वाला तो सही है, और जहां चौथा सही है तो फिर ये वाला भी गलत है। अब बचा 1 3 4 1 2 3 4, ये तो करना पड़ेगा अब हमें, है ना। तो द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द लॉटरीज कंडक्टेड, ये वाला भी सही है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट, देखो अब कॉर्पोरेशंस, ये देखा, ये देखो इसने 2 स्टेटमेंट दे दी। एक चीज बताऊं तुम्हें, इसने 2 स्टेटमेंट देखी, एक चौथा पढ़ो और दूसरा पढ़ो। इसने कहा पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कॉर्पोरेशंस हुज एक्टिविटीज आर लिमिटेड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके, है ना। और यहां पे क्या दे रहा है कि यूनियन लिस्ट में, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा? 1 3 एंड 4। ये रहा भैया आपका हिंदी में। चलिए नेक्स्ट, एक राज्य तक सीमित नहीं है, है ना, तो एक राज्य तक लिमिटेड नहीं है, एक से ज्यादा में है तो फिर तो बना ही सकता है, और एक से ज्यादा में है इसका मतलब पार्लियामेंट बना रहा है, तो फिर वो यूनियन लिस्ट वाला गलत जाएगा, वरना तो यूनियन लिस्ट में होता तो फिर तो एक के लिए भी बनाता। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अब पढ़िए जरा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट, नेमली सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है ना भैया, कि जो संविधान है, इस संविधान का जो शेड्यूल नंबर 7 है, इस संविधान का जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें डिविजन्स हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है
द सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इज ट्रांसफर्ड टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 100% सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब आता है 3 की तरफ। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट अंडर द, भैया कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट बना सकता है सिर्फ, या फिर कॉन्करेंट में तो स्टेट भी बना सकता है और कॉन्करेंट में तो सेंटर भी बना सकता है। तो कॉन्करेंट में तो कौन बना सकते हैं? बोथ। अरे कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब है? यूनियन लिस्ट में केंद्र और स्टेट लिस्ट में राज्य, और कॉन्करेंट में दोनों। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। आंसर क्या है? डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा? डॉग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16वां, तो इसका आंसर तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 16वां। देख रहे हो, हम सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में। 15 या 15 क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए थे, एक आधा छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है, था भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, बीएनएस की बात कर रहा है ना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 promotes e-filing and virtual trials to expedite the justice delivery system। भैया एक बात बताइए, आजकल के समय पर क्या जुडिशरी भी ऑनलाइन और वर्चुअल तरीके से हो रही है? अदालतें भी वर्चुअल तरीके से लग रही है, नहीं लग रही है? न्याय मिल रहा है? आपने इतनी सारी रील्स वायरल देखी होंगी जज की, वो ऑनलाइन मोड पे और काम चल रहा है और ये सब है सारी चीजें। तो इसका मतलब है वर्चुअली हो रहा है ये, ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एडवांस बन सके। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। रीजन का मतलब यही होता है कि रीजन में आप, इसका कारण ये है, मतलब ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देखते हैं रीजन क्या है। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये चीज का पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। एम्स टू रिड्यूस केस पेंडेंसी, टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आए हैं ताकि केसेस को, नंबर ऑफ केसेस की जो पेंडेंस, ये जो पड़े रहते हैं उनको खत्म किया जा सके। एंड एनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, और न्याय मिल सके। रीड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बताइए भैया, तो ये तो दोनों ही सही लग रहे हैं। ऐसा हो रहा है और टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है ताकि पेंडिंग केसेस को कम किया जा सके। तो आंसर क्या हो गया? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देख रहे हो, ये क्वेश्चन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का था, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बालक ऐसा होगा जो इसे पढ़ करके कर नहीं सकता, और नहीं तो पढ़ करके देख लो अभी भी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि अभी जो क्वेश्चंस आने लगे कि एडिक्विटी ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है, बहुत खतरनाक बना रहा है, और मैंने भी देखा कि यार ऐसा हो गया, ये न्याय संहिता के क्वेश्चन दे दिए, ये सुरक्षा संहिता के क्वेश्चन दे दिए। अरे भैया एक बात बताओ, आप उनको पढ़ करके देखो तो सही। अगर आपके अंदर, देखो, रीजनिंग आपके अंदर है, लॉजिकल एबिलिटी आपके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? आप चीजों को बेहतर कर सकते हो। उसे पढ़िए और उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, निकल आएगा, जरूर निकल के आएगा। व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिशिंग इन 1956? अरे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या मतलब है? यूजीसी, आपको पता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होती हैं टू रेगुलेट ट्रेड एग्रीमेंट। कैसी बात है कर रहे हो? ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाएंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। टू मैनेज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियल कमीशन ना बना देते, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाते। टू ओवरसी एंड फंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही तो कॉलेज वगैरह जो होते हैं, वही तो कॉलेज जब करने के लिए जाता है बच्चा, तो सारे के सारे कॉलेज किससे प्राप्त मान्यता प्राप्त होते हैं? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो सीधी सी बात है, इतना सिंपल सा आंसर था। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को, तो मैं कहता हूं जिसने पॉलिटी भी ना पढ़ा हो वो भी करके आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो आ जाओ जरा ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स विद द विलेज लेवल? अच्छा, विलेज लेवल, गांव लेवल पर है। सबसे पहली बात, गांव लेवल पर क्या होता है? विलेज पंचायत होती है या ग्राम पंचायत होती है। गांव लेवल पर विलेज पंचायत कह लो, या फिर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत होती है। फिर क्या होती है? ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जिसे बोलते हैं। और फिर क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला परिषद जिसे बोलते हैं, जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं जिसको, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है कहीं तो जिला परिषद। तो जिला परिषद विलेज लेवल पर पूछा है इसने, और जब विलेज लेवल पर पूछा है तो ग्राम पंचायत कहीं है, ग्राम पंचायत, ये तो ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत। तो आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत ये रही, और पंचायत समिति कह लो या ब्लॉक समिति कह लो, यही तो है पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है वो बीच वाले लेवल पे ही, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति,
ये बीच वाले लेवल पर है। और इसके बाद कौन सा, जिला परिषद, ये रहा जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए भाई, विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भैया राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट देखता है। कहीं है बॉय, सुप्रीम कोर्ट देखता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेनर्स इन ट्रिब्यूनल इन द एनआरसी? अच्छा सुनो जरा, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेनर्स, विदेश जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनका ट्रिब्यूनल, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, अच्छा फॉरेनर्स की ट्रिब्यूनल, ये पूरा है पूरा है पूरा है। फॉरेनर्स की जो ट्रिब्यूनल होती है, आपसे कह रहा है कि जो फॉरेनर्स की ट्रिब्यूनल होती है, इनका क्या रोल होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी प्रोसेस में? टू कंडक्ट सेंसस। अच्छा एक बात बताइए, ये आकर के भारत में सेंसस कंडक्ट करवाएंगे? हैं, कैसी बातें कर रहे हो? कंडक्ट भारत सरकार ना कर पा रही है, ये आके करवाएंगे। टू इशू वोटर आईडी कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड इशू करवाएंगे भारत में आकर के, है भारत की आइडेंटिटी है वो, और ये आकर के उसको इशू करवाएंगे। टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना है, डिपोर्ट करना है, हैं कैसी बातें कर रहे हो? टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनआरसी, एनआरसी से बाहर हुए व्यक्तियों की नागरिकताओं की पुष्टि करना है ना? तो वेरिफिकेशन में मदद करना है या नहीं है भैया? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का काम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज एरियाज गवर्नड अंडर 6th शेड्यूल में? कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल में है कौन कौन से भैया? एसटी एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं में से कोई सा होगा। बस 4 ही तो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पर क्या बनाई जाती हैं? यहां पर बनाई जाती हैं प्यारे बच्चों ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन राज्यों को चलाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं, जो कि लगभग 30 सदस्यों की होती हैं, बट वो असम में 40 सदस्यों की होती है ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये तो त्रिपुरा है ही इसमें से, सिंपल सी बात है। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से नहीं। इतना आसान सा क्वेश्चन हो गया। आ जाइए भाई, नेक्स्ट देखिए अगला वाला क्या है। अगला, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर द पॉस्को एक्ट? पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के उकसावे के लिए, किसी को अपराध के उकसावे के लिए कितनी के लिए दंड निर्धारित है? कितना दंड है? सेम पनिशमेंट एज ऑफेंस, हाफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस, नो पनिशमेंट। अबे भैया सेम पनिशमेंट मिलेगा, उकसा रहे हो तुम दंड करने के लिए, तो जो दंड करता है उसको भी वही और उकसाने वाले को भी वही, तो सेम पनिशमेंट एज ऑफ ऑफेंस। अगर आप ऑफेंस करने के लिए उकसा रहे हो तो आपको वही पनिशमेंट मिलेगा जो ऑफेंस करने वाले को मिलता है, समझ रहे हो? सेम पनिशमेंट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? भैया ये राज्यसभा की स्पेशल पावर्स में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा हैज द स्पेशल पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। बनाता पार्लियामेंट है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जा सकती हैं। ऑल इंडिया सर्विस क्या होती हैं बताओ जरा। जैसे जब आपको अपॉइंट केंद्र सरकार ने किया हो और अगर आप अपनी सर्विस दे रहे हो राज्य सरकार को, तो वो क्या, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, आप डीएम बन गए कहीं के, तो वो क्या है, अपॉइंट केंद्र ने किया, सर्विस दे रहे हो किसी राज्य को, डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हो। इंडियन रेलवे सर्विसेज है, आईआरएस जिसे बोलते हैं, तो रेलवे तो सेंटर का पार्ट है, तो उसे सेंट्रल सर्विसेज बोला जाएगा। तो ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब केंद्र ने अपॉइंट किया और राज्य को सर्विस दे रहे हो। तो अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो कौन क्या कब बनाई जा सकती है? सबसे पहले राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा और उस रिजोल्यूशन को पास करके ये पावर किसको देगा? पार्लियामेंट को, कि भैया नई ऑल इंडिया सर्विस बना दो। फिर पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के फिर नई ऑल इंडिया सर्विस बनाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय इशूइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गलत। द यूनियन कैबिनेट, गलत। द प्राइम मिनिस्टर, गलत। द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द राज्यसभा पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, संसद बनाएगा। कब बनाएगा संसद? बशर्ते, संसद बनाएगा बशर्ते कि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर देता है, और राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर देता है वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, तो फिर भैया जो पार्लियामेंट के पास पावर पहुंच जाएगी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला देखिए मुन्ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडरशिप रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लीडरशिप रोल के लिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान में नेतृत्वकारी भूमिका से सही सुमेल? अच्छा देखिए, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, तो प्यारे बच्चों जो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी उनमें से कमिटीज के हेड दे रखे होंगे, तो आपको बताना है कौन सा सही है। जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। मैंने बताया द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी तो यही थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ
लोकसभा, जब पहली लोकसभा बनी थी 1952 में, तब भी यही थे। और इससे पहले जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा दो काम किया करती थी, एक संविधान बनाने का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक संविधान बनाने का और एक कानून बनाने का। तो जब संविधान बनाने का काम करती थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा कानून बनाती थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। तो आपसे पूछा गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के जब कृत्यों का पालन किया जाता था, फंक्शंस का पालन किया जाता था, उस समय ये अध्यक्ष होते थे, लेकिन कानून बनाते समय। तो इसका मतलब यही सही है, फिर तो यही पूछा है, समझ लेते हैं। बी आर अम्बेडकर हेड ऑफ द कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली। अब फंक्शंस नहीं थे, बी आर अम्बेडकर किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे। गोपाल स्वामी इसके मेंबर थे, के मुंशी भी मेंबर थे, ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी के हेड हुआ करते थे। ये ऐसे करके जाएगा। क्या छोड़ो, ये सारे क्या है, गलत है। आइए अगले पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देख रहे हो 25वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 25th क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? 25th। बताइए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? कोरम क्या होता है मेरे भाई? जैसे आप स्कूल में जाते थे, किसी दिन तगड़ी सी बारिश हो गई, 50 बच्चों की क्लास थी, उस दिन 6 बच्चे पहुंचे, मास्टर जी पढ़ाते थे, बोलते थे ना ना आज की छुट्टी मार लो, या तो समोसा वमोसा मंगा दिया, या फिर चलो एक काम करो, डाउट आउट पूछ लो, खेल कूद कर लो, दूसरी क्लास में मर्ज कर देते कि आज इनके साथ खेल लो, ऐसा करके। तो क्लास नहीं होती थी। अगर 15 से कम बच्चे, मास्टर जी ने कह रखी थी कि 10 से कम बच्चे आएंगे तो छुट्टी कर देंगे, है ऐसा कुछ। तो वैसे ही पार्लियामेंट में होता है। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में भैया 550 लोग हैं, तो 550 डेली तो आते नहीं होंगे, किसी दिन 400, किसी दिन 450, किसी दिन 550, 540 ऐसे आते हैं। अगर एक दिन गए, एक दिन लोकसभा में बैठे हुए थे 16 लोग, तुम्हें क्या लगता है 16 एमपी आ रखे हैं, तो उस दिन लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? नहीं, छुट्टी हो जाएगी। तो मिनिमम कितने लोग चाहिए जिससे हाउस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट हाउस इज नोन एज कोरम। तो उसको कोरम कहते हैं। तो वो कितना होता है? 1/10, 1/3 नहीं होता मेरे भाई, 50 मेंबर्स नहीं होता, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस की बात करो, राज्यसभा में है तो राज्यसभा का 1/10, विधानसभा में है तो विधानसभा का 1/10, विधान परिषद में है तो विधान परिषद का 1/10, ऐसे करके होता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल पार्क्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? नेशनल पार्क्स का क्या रोल होता है भैया? वन्य जीव को बचाए रखना है, यही सब तो रोल होता है नेशनल पार्क्स का। प्रमोट टूरिज्म, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, टू रेगुलेट ट्रेड, या टू ओवरसी। यार इलेक्शंस का तो कोई मतलब नहीं है ना, ट्रेड का मतलब है। अब देखो, टू प्रमोट टूरिज्म, नेशनल पार्क्स इसलिए बनाए जाते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, या फिर वन्य जीव एवं उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। सिंपल सी बात है। ये देखो, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है धड़ 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 सब करके आएंगे। देखो जरा अगला क्वेश्चन। इफ अ सोल्जर फाइट्स ऑन अ मूव बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, अगर एक व्यक्ति ने, एक सोल्जर ने एक भीड़ के ऊपर गोली चला दी अपने सीनियर का ऑर्डर मानते हुए, कंफर्मिटी विद द लॉ, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, बीएनएस के अकॉर्डिंग, ही कमिटेड एन ऑफेंस, हैज ही कमिटेड एन ऑफेंस। यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार क्या उसने कोई अपराध, क्या उसने कोई अपराध किया है? यस, बिकॉज ही कुड हैव डिसोबेड। देखो, जब भी आप डिफेंस में जाओगे तो सबसे पहली चीज डिसिप्लिन आती है, और डिसिप्लिन में एक और पार्ट होता है डिसिप्लिन का ही, कि आपको अपने सीनियर को फॉलो करना होगा। तो सीनियर जी जो कहा है वो करना होगा। तो उसने सीनियर की बात मानी है, तो नो, बिकॉज ही फॉलोड पब्लिक ऑर्डर्स। तो क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक आदेशों का पालन किया है जो उसके सीनियर थे। ही बिलीव्ड इन गॉड, भगवान में मानना नहीं। देखो, वो आपकी ड्यूटी है तो आपने अपनी ड्यूटी की है। हु हेडेड द क्रेडेंशियल्स कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्रेडेंशियल्स कमेटी, ये तो अल्लादी कृष्ण स्वामी जी के पास थी भैया, क्रेडेंशियल्स कमेटी, है ना। टीटी कृष्णाचार्य ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन पावर कमेटी थी। के मुंशी के पास ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी थी। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स एक्ट एज हाउस ऑफ पीपल एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुनो जरा, संविधान द्वारा निर्धारित लोक सेवा, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज ये है कि देखो, इसकी जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 552 है। बात को सुनना मेरे को, 552 है।
और लोकसभा की सीटों को फ्रीज किया गया है टिल 2026 और इनको टिल 2026 फ्रीज किया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसमें से 552 में से कैसे हुआ करता था, ये जो 552 था इसमें से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, 530, 20 और 2। 530 कहां से, स्टेट्स से, है ना, 20 कहां से, यूनियन टेरिटरी से। कब की बात कर रहा हूं, टिल 2019, 2019 से पहले पहले, है ना। और इसमें से दो क्या हुआ करते थे, दो होते थे प्यारे बच्चों, टिल 2019 की बात कर रहा हूं मैं, दो होते थे एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस यानी कि आंग्ल भारतीय। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद में भैया इस चीज को चेंज कर दिया गया था। 2019 में क्या किया गया, इन एंग्लो इंडियंस वाली चीजों को खत्म कर दिया गया। प्यारे बच्चों, जब इस एंग्लो इंडियंस वाली चीज को खत्म कर दिया गया ऐसे करके, तो अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि जो सीटें हैं वो कितनी हो चुकी हैं, अब वो हो चुकी हैं 550। लेकिन एसएससी ने इस बार जो आंसर दिया है ना, मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, जो एसएससी ने इस बार आंसर दिया है वो पुरानी वाली सीटों को मान करके दिया है 552। जो इस बार आंसर दिया है एसएससी ने वो पुरानी वाली, क्योंकि यहाँ लिखा है ना हाउस ऑफ पीपल स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने 552 मान करके दिया है। हालांकि हमने 2019 में इनको आगे कंटिन्यू नहीं किया है, तो प्रेजेंट टाइम में सीट कितनी है, 550 है। लेकिन एसएससी ने इस बार भैया आंसर 552 दिया है, ये मैंने दोनों चीज आपको बता दी। प्रैक्टिकली कोई भी पूछेगा तो 550 है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स इन इंडिया, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट ये तो 155 में है, ठीक है, 155 में है। निम्न में से आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विद देयर रेस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अच्छा, ये तो मैच करना है, सबकी वैल्यूज क्या है, काम क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसको लेकर के। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी, इसे तो पंचायती राज बोलते हैं। ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब पंचायती राज, कहीं है पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो रहा। तो सी में क्या आएगा, सी में तो ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखना जरा, सी में ये आएगा रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स कॉन्साइंस, तो ये तो रिलीजियस एश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन्स और प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या है, वोट डालने के लिए होता है जो भी 18 साल से हो चुका है, तो वोटिंग राइट में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है पहले में ए में थर्ड, ए में थर्ड, दूसरे में फोर्थ, उसके बाद में सी में क्या है 1, और उसके बाद में डी में सेकंड। है कोई ऐसा ऑप्शन, सी वाला लग रहा है, तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ये देख रहे हो सी है, ये तो सिंपल सिंपल सा है। अब ये देखो, किसी को कुछ नहीं पता होगा तो ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का ग्रास रूट तो पंचायती राज है, ये सबको पता होगा। दूसरी चीज क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल नंबर 326 में है कि जो भी 18 साल का हो गया वो भारत में वोट डाल सकता है, तो ये चीज भी सबको पता है। ये हो गई चीज। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्या है, सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। अगला वाला आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर इन केस ऑफ द वोट इन लोकसभा। लोकसभा में भैया देखो, लोकसभा में स्पीकर जो होता है ना, जो पीठासीन अध्यक्ष होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, भैया वो इनिशियल इंस्टेंस में वोट नहीं डालता है, इनिशियल इंस्टेंस में वो वोट नहीं डालता है। लेकिन जब मामला किसका होता है, टाई का, जब मामला टाई का हो जाए, जैसे मान लो टोटल 500 लोग थे, दोनों तरफ 250 हो गए, अब क्या होगा, सुपर ओवर खेलने के लिए आता है स्पीकर, मतलब अब इन केस ऑफ टाई वो वोट डालता है। तो इन केस ऑफ टाई कहीं लिख रहा है, डिसाइड बिट्स ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस वोट्स इन द ब्रेक द टाई, हाँ सुपर ओवर खेलने आता है। जैसे नहीं होता कि स्कोर बराबर बराबर हो गया तो सुपर ओवर होता है क्रिकेट में, वैसे ही इसका सुपर ओवर खेलने आता है और अपना जो है कास्टिंग वोट देता है। इसका जो वोट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। नेक्स्ट देखना जरा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडिया आर लिंक्ड टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन से फीचर हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक्ड हैं। जॉइंट सेटिंग सिंपल है, सबसे बढ़िया क्या दिख रहा है, जॉइंट सेटिंग दिख रहा है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 108 में है। जॉइंट सेटिंग बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो ना हो तो डिप्टी स्पीकर, वो ना हो तो डिप्टी चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है राज्यसभा का, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वो हाउस का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन बॉय हो गया। 34वां प्रश्न देखिए, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट। नेशनल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहीं है,
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये तो रहा भैया, कॉमर्स एंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तुक्का ही तो मारना है, ऐसे ही तो मारेंगे। हाँ भाई, तुक्का ही तो मारना है, ऐसे ही तो मारेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसमें है? भाई सुनो मेरी बात, ये जो 52 है ये तो राष्ट्रपति से संबंधित हो गया है ना। जो 75 है ये पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको अपॉइंटमेंट से संबंधित हो गया है ना, इनके इनको अपॉइंट करने से संबंधित हो गया। ये पीएम और इसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज से संबंधित हो गया। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटी है, ये किसको इन्फॉर्म करेंगे? प्रेसिडेंट को, उसके कृत्यों में इन्फॉर्म करेंगे कि भैया तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा ना करना है। तो पीएम और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को बताएंगे क्या करना क्या ना करना है, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो यही है। तो इसका मतलब बचा कौन सा? बचा तो 73। तो आंसर क्या हो गया? 73 हो गया। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, एज पर द चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना जरा भाई। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई, ये कह रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं है ना, मतलब गलत है पूछा है, नॉट एप्लीकेबल। साक्ष्य अधिनियम, एफिडेविट सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफिसर, ट्रायल से बिफोर मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल के समक्ष मुकदमे, और सिविल जज कोर्ट के समक्ष कार्यवाही। देखो मेरे भाई, तो इसमें ये वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने हियरिंग वाला तो हो जाएगा है ना, और ये प्रीसीडिंग बिफोर सिविल जज, सिविल जज के सामने वाला भी हो जाएगा। अब आती है ट्रायल्स बिफोर मिलिट्री कोर्ट और एफिडेविट सबमिटेड बिफोर कोर्ट ऑफिसर, न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामा की बात नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बॉ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, इसको आप छोड़ भी सकते थे अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एग्जाम में हो सके। तो एक क्वेश्चन हमें मिल गया अभी तक 36 में से, 35 तो हमारे हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है लैंड एग्रीकल्चर फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, सही है भैया, बिल्कुल सही बात है, फॉल्स है। स्टेटमेंट सेकंड है कि मैरिज लॉज एंड एडॉप्शन फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो मैरिज लॉज भी तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो मैरिज लॉज भी तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ही आता है। प्यारे बच्चों अगला देखिए, हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 एक्शन टू द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। आपसे कह रहा है कि गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में वैधानिक गर्भपात है ना, एबॉर्शन जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो अबॉर्शन होता है, तो गर्भपात के ढांचे को किस प्रकार विस्तारित किया गया है? पढ़ना पड़ेगा भाई, ये तो क्या पता पढ़ के हो जाए, पढ़ के देखो। मेड अबॉर्शन लीगल फॉर ऑल प्रेगनेंसीज अप टू 30 वीक्स, 30 हफ्ते तक भैया लीगल है, आप अबॉर्शन करा सकते हो हैं 30 हफ्ते तक। 30 मल्टीप्लाई बाई 7 करके देख लेना पहली बात तो, 210 दिन तक है ना। बताओ जरा, 30 वीक्स तक लीगल, ये तो सरासर गलत है। 30 हफ्ते तक लीगल है तो मतलब ही नहीं बनता है ना, तो सरासर गलत हो गया। 7 महीने तक कैसे होएगा? अब देखो नेक्स्ट, अलाउड टर्मिनेशन सोलेली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, केवल चिकित्सालय की सलाह पर गर्भपात की अनुमति देना। अगर मतलब चिकित्सालय जो जो कहेंगे फिर तो गर्भपात की अनुमति दे दो, चिकित्सालय मना करे तो मत दो है। अब इतने पकड़े जा रहे हैं ये, एक तो वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं होता है, ये क्या करते हैं, ये सब कर देते हैं, उस इंश्योरेंस के पैसे को ठिकाने लगा लेते हैं, कुछ और बीमारी दिखा देते हैं वहां पे और उसका पैसा ले लेते हैं सामने वाले से और वहां करके दे देते हैं। अरे बहुत मिक्सअप हो रहा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेस्ट्रिक्टेड अबॉर्शन एक्सेस ओनली टू मैरिड वीमेन, केवल विवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमित अनुमति। ये बात बताओ, गर्भपात की सीमित अनुमति विवाहित महिलाओं को है, अनविवाहित को नहीं है, तो कि विवाहित भी क्यों ही करेंगे? तो इसका मतलब ये भी गलत है। इंक्रीज्ड गेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन टू 24 वीक्स फॉर स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाना है। विशेष केसेस में, इसने सारे केस नहीं बोले, इसने क्या बोल दिया? ऑल प्रेगनेंसीज, इसने बोला विशेष केसेस में, जब वहां पर पॉसिबल चीजें ना हो, चीजें खराब हो रही हों, जैसे डेथ के चांसेस हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो स्पेशल केसेस में, ठीक है, यहाँ लिखा भी है फॉर स्पेशल केसेस, तो यहाँ पर हो सकता है 24 हफ्ते तक। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट देखिए,
द न्यू क्रिमिनल लॉ एम्स टू रिप्लेस ब्रिटिश इरा लॉ विद एन फोकस ऑन। न्यू क्रिमिनल लॉ है तो ब्रिटिश समय का जो कानून था उसको रिप्लेस किया है, ठीक है, आईपीसी को। तो ये आईपीसी को रिप्लेस करने का कारण क्या है? पॉलिटिकल एडवांटेज हो सके? अरे नहीं यार, रिलीजियस गवर्नेंस नहीं, कॉर्पोरेट लॉज नहीं, जस्टिस डिलीवरी एंड सिटीजन राइट्स, है ना, जस्टिस डिलीवरी को और बेहतर बनाया जा सके और नागरिकों के अधिकार उन तक पहुंचाए जा सके, यही तो ध्यान में रखते हुए। ऐसे थोड़ी ना है कि भैया राजनीतिक लाभ हो सके इसलिए किया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अंडर चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 5 के अंतर्गत 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज प्रिलिमिनरी एविडेंस, एक आपराधिक कानून का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को उपस्थापित करना जिनका ध्यान निम्नलिखित में क्या बात कर रहा है? ये पहले वाले की हिंदी आ गई है इसमें। हाँ, हिंदी पहले वाले क्वेश्चन की होगी इसमें शायद ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज अ प्रिलिमिनरी प्राइमरी एविडेंस, तो प्राइमरी एविडेंस क्या हो सकता है? A type copy of the original document, a handwritten summary of prepared letter, a photocopy of the document signed by a clerk, a counterpart of the document executed by one of the parties, किसी भी एक पक्ष द्वारा निष्पादित प्रतिरूप दस्तावेज। हाँ, तो जो भी दो पार्टियां हो आमने सामने हैं उनमें से एक पार्टी के द्वारा जो निष्पादित प्रतिरूप दस्तावेज है यही प्राइमरी एविडेंस होता है। प्राइमरी की बात हो रही है। विच बॉडी हैज द पावर टू अमेंड द यूनियन एंड द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, देखो केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसे अमेंड कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है बेसिकली आर्टिकल 368 में कई तरीके से होता है। एक तो वो है कि भैया जिसमें अमेंडमेंट किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो स्टेट रेक्टिफिकेशन उसको बोलते हैं। तो आधे से ज्यादा राज्य भी एग्री होने चाहिए, लेकिन करेगा तो कौन? करेगा तो संसद ही। तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो कौन करता है? संसद करता है। अगर वो जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित चेंज है वो सब्जेक्ट राज्य से रिलेटेड है तो वहां राज्यों का रेक्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन फाइनली करता कौन है? करता संसद ही है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट्स, ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट्स, ये तो सही है भैया। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ही क्या है कि सेंटर अपॉइंट करता है और राज्य को सर्विस दी जाती है। कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, तो भैया जब अपॉइंट केंद्र कर रहा है तो ओनली क्यों लगा रहा है वर्ड यहाँ पे? ऑल इंडिया सर्विस क्यों कहेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा? तो आंसर डॉग। नेक्स्ट देखो भैया क्वेश्चन नंबर 43, हल्की हल्की सर्दी होगी भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट है कहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल इंटरप्रेटर यही है। देखो किसी ने कोई भी जजमेंट दे दिया, वो फाइनल जजमेंट किसका माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। फिर इसी को फाइनल इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब व्याख्या करने वाला। Which of the following accurately described the statutory responsibilities of the लोकपाल, लोकपाल की जो है responsibilities under the लोकपाल and the लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल का काम क्या होता है? ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है या हाईएस्ट अथॉरिटी है करप्शन की जांच के लिए। ये क्या है? हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या हाईएस्ट अथॉरिटी कह लीजिए करप्शन की जांच के लिए, इसी को लोकपाल कहा जाता है। ये अपनी रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को दे देता है, लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट गवर्नर को दे देता है, फिर वो पार्लियामेंट वगैरह में रखी जाती है। तो आपसे क्या कह रहा है? द लोकपाल इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विद एन एनुअल रिपोर्ट विच विल बी लेड बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। फिर तो यही सही है जब ये कह तो रहा है कि प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, तो बाकी को तो पढ़ने की जरूरत तक नहीं है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 7 तारीख 8वां महीना 7 अगस्त 2025, शिफ्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये वाला तो हो गया यार, ये तो ये है। अगला देखिए, ये भी सब सेकंड का। अंडर द यार एक बात बताइए, ये भारतीय न्याय संहिता वाले काफी सारे क्वेश्चन नहीं दे दिए इस बार हैं? ये वाले जो नए नए एक्ट आए हैं इनके काफी सारे क्वेश्चन आ गए। अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द मोब लिंचिंग, भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है? हाउस अरेस्ट है, फाइन है ओनली, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। तो मोब लिंचिंग मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डॉक्ट्राइन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डॉक्ट्राइन। प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डॉक्ट्राइन। चलो पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइंस द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल 368।
आर्ट बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था? जब ये पूछा जा रहा था कि प्रेमबल संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो वहां पर याद आ रहा है केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया था कि हिस्सा तो है। केशवानंद भारती केस 1973 कि हिस्सा तो है, कि अगर हिस्सा है तो इसमें चेंज भी किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो केशवानंद भारती केस में आई थी, और ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 में डिफाइंड है। सरासर गलत है भैया, ये सरासर गलत है। द जुडिशरी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्पिरिट बेस्ड इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रिक्टली फॉलोज द रिटन कॉन्टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट, बिल्कुल गलत है ना। बेस्ड इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कह रखा है जुडिशरी ने, कई बार नहीं कहती है कि भैया अभी कर लो, फिलहाल कोई डाउट हो फिर से हमसे पूछ लेना, हम कौन से भागे जा रहे हैं, गलत है ये। The basic structure doctrine was brought into existence by the Supreme Court to protect the fundamental features of the Constitution। कि Constitution के जो fundamental features हैं उनको protect करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म 1973 में, 1973 में। बिल्कुल सही है ये बात, तो है ना। केशवानंद भारती केस आपको अगर याद आ रहा हो तो, इन केशवानंद भारती केस, केशवानंदा भारती केस, इन केशवानंद भारती केस की बात हो रही है। चलिए भाई आ जाइए। तो पार्लियामेंट कैन प्रपोज अमेंडमेंट टू द रिपील जुडिशियल प्रिंसिपल्स विदाउट लिमिटेशन। क्या विदाउट लिमिटेशन क्यों नहीं है? लिमिटेशंस हैं। देखो अगला 46 के बाद 47वां है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड राइट टू एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल। ये 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में हुआ था, और जिससे राइट टू एजुकेशन को दो जगह जोड़ा गया। कहां कहां पर? एक तो आर्टिकल नंबर 21A में एज अ फंडामेंटल राइट, और एक आर्टिकल नंबर 51A में एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। नहीं 51A हो गया, 51A की के नंबर ड्यूटी थी ना, 11वीं ड्यूटी थी, K11। हमारी बस का नंबर हुआ करता था K11 जब हम 12th क्लास में पढ़ा करते थे। हमारी स्कूल बस जो थी हमारी, उसका नंबर क्या था? K11, है ना। तो उसी से हम जाया करते थे। चलिए भैया, तो ये के वाली ड्यूटी होगी। तो आर्टिकल नंबर 51A है जिसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला, अच्छा इसका आंसर तो बता दो, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 ऑफ द यार ये बीएनएस क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द सेक्शन 64 टू 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। यार भाई साहब ये कैसे करोगे तुम? देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2021 की धारा 64 से लेकर 71 के तहत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुकदमा डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा चलाया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इन अपराधों की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय में पुरुष न्यायाधीश के अधीन हो जानी चाहिए। These offenses must be, ये वाला तो लग नहीं रहा, डीएसपी वाला तो। और देखो, these offenses must be tried only in the high court under a male judgment। मेल जज, यार मेल जज तो होते ही हैं, लेकिन ओनली अ मेल जज। चलो देखते हैं। सच ऑफेंसेज आर ये हो भी सकता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेल जज, पढ़ के देखते हैं। सच ऑफेंसेज आर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला तो होगा नहीं, तो ए और सी तो है नहीं। अब बचा दीज ऑफेंसेज शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी ट्राइड बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वीमेन। एक बात बताऊं तुम्हें, होगा तो बी और सी, डी में से कोई एक, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक पुरुष के द्वारा होना चाहिए और ये कह रहा है कि एक महिला के द्वारा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, जब वो क्वेश्चन बनाता है ना, उसको भी पता है कि तुम बारीकी से एक एक सेक्शन, एक एक छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ते हो, और पढ़ भी कैसे पाओगे? तुम्हें पता है ना, क्वेश्चंस जो होते हैं हर एक का परफेक्ट आंसर आप आंख बंद करके नहीं दे सकते। कई बार हमें एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाना ही पड़ता है, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन से डिजाइन करता है। तो यहां पर उसने जो क्वेश्चन पूछा है, अब ऐसा जरूरी नहीं आपको वो पता हो। यहां पर आइए जरा, अब दीज ऑफेंसेस मस्ट बी ट्राइल्ड, एक तो कह रहा है कि मेल जज होगा और एक कह रही है फीमेल जज होगा, लेकिन उसने यहाँ पर एक चीज डाल दी है। यहाँ तो मेल जज कह ही रहा है, तो मेल तो होते ही होते हैं, यहाँ फीमेल कह रहा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए एज फार एज प्रैक्टिसेबल, जैसा भी पॉसिबल हो सके कोशिश करनी चाहिए, बी ट्राइड बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वीमेन। कोशिश करनी चाहिए कि महिला जज हो। क्या कहा?
कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तो फिक्स है कि मेल जज ही होगा, और यहाँ क्या है, कोशिश करनी चाहिए कि महिला जज हो। तो इसका मतलब है किस तरफ तुम्हारा क्या झुकाव लग रहा है, डी की तरफ, कि कोशिश करनी चाहिए कि महिला जज हो। तो ऐसे क्वेश्चंस वो बना करके देता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कहीं से भी बना दिया। जब हम कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या जब हम कहते हैं ना कि यूपीएससी की तरीके से क्वेश्चंस आए, कॉन्सेप्ट वाले आए, तो उसमें बच्चा पगला जाता है। कैसे? उसे लगता है, क्या लगता है उसे भाई, बता जरा क्या लगता है? उसे लगता है कि अब ये क्वेश्चंस हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर उसको 2-3 बार प्यार से पढ़ो, कहते हैं ना हम कि प्रैक्टिस करके जाया करो, मॉक लगा करके जाया करो, तो वो चीजें आप जो है सोचते हो कि अरे जगुर जी तो कहते रहेंगे हमें तो सब कुछ आता, हमने तो पूरी पूरी थ्योरी पढ़ ली। आप सोचिए जरा, कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपने मॉक की प्रैक्टिस की होगी। और अगर आपने मॉक की प्रैक्टिस नहीं की है तो देख लो जरा, हाल खराब हो जाएंगे, कितनी भी थ्योरी पढ़ते रहना। तो मैं कह रहा पूरा न्याय संहिता ही पढ़ लेना, फिर भी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जरूरी है आप प्रैक्टिस करके जा सको और अपनी लॉजिकल एबिलिटी को उतना ज्यादा इंप्रूव और एनहेंस कर सको। Which entities are eligible to register under the FCRA Act? FCRA के अंदर कौन रजिस्टर कर सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओनली प्राइवेट कंपनीज, या फिर सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। इसमें तो ये ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 की कंपनी से यही कर सकती हैं। ये फिर पढ़ाए तो होगा, वरना तो फिर फंस जाओगे। Who was the chairman of advisory committee on the fundamental rights? एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, संविधान सभा में कौन थे इसके चेयरमैन? सरदार पटेल थे, है ना। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। नेक्स्ट देखो जरा, मैच करने के लिए आ गया। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन यूनियन स्टेट्स है। फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में आ गए। तो थर्ड शेड्यूल में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज ट्राइब्स एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के किस में है? क्योंकि वो इसमें है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। सेवंथ शेड्यूल में क्या है? एलो पावर्स के बीच में डिवीजन, तो ये ऐसे हो गया। और भैया आपका ये फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? सी, ऐसे हो गया। तो 1 में डी, 2 में बी, 3 में सी, और 4 में ए। ऐसे ही तो है, डीबीसीए। कहाँ है आंसर? चलिए भाई ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा आंसर, इसमें भी नहीं दिख रहा है ना। कोई नहीं, ये कर देते हैं हम, अगर भाई पता भी नहीं आगे तो। हमारा मिसप्रिंट है ये, इसको फिर अब पता नहीं ना बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे, तो इसको हटा देते हैं। बाकी सेवंथ शेड्यूल आप लोग जानते हो, एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो है। तो डी में 4 में क्या आएगा? ए आएगा। इसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो है ही। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन है ही। और फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द एसटी एरियाज है ही, है ना, SC ST एरियाज। तो बस बात खत्म। तो डीबीसी ये होगा। इनमें से भाई देखो यहाँ पे क्या है कि बी है, मैं बी लगा दूंगा, लेकिन क्या है कि सीओडी ऑप्शन खाली है, तो हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, तो हमारा आंसर ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ हो ऑप्शन, फिर तुम कहीं से मैच करो, तो आंसर ये होगा जहां पर भी डीबीसी होगा। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसको भी छोड़ते हैं। The emoluments, allowances and the privileges of the constitutional office holders, ये तो सेकंड शेड्यूल में। सैलरी एंड अलाउंसेस कौन से शेड्यूल में है? सेकंड वाले में। फिफ्थ में SC ST एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशल प्रोविजंस। सेवंथ में डिवीजन ऑफ पावर, और 11th में कौन है? पंचायती राज। अगला देखिए मेरे भाई अगला देखिए, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर द पॉस्को एक्ट? तो पॉस्को एक्ट के तहत 1 साल होना चाहिए, तो है ना। पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले की न्यायिक निपटना की अधिकतम सीमा क्या है? समय सीमा तो 1 साल है। आपसे कह रहा है कि बाय डिस्क्रिशनरी पावर अलाउस अ गवर्नर टू रिजर्व अ बिल, ये तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया होगा, रिजर्व पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 कहीं है। टू सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, यही है। तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर ब है ये तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए 200 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा राज्यों तक जो है, केरल, गुवाहाटी, असम। ये गुवाहाटी वाले में तो बहुत सारे राज्य जो हैं, एरियाज हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बॉय हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो असम नियर बाई जो भी स्टेट्स हैं वो सब इधर ही हैं।
तो विच लिस्ट अलाउज द सेंटर एंड बोथ स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द सेम सब्जेक्ट? कॉन्करेंट लिस्ट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, केंद्र सरकार राज्य सरकार साथ मिलकर के काम कर सकती है। देख रहे हो 8 तारीख 8वां महीना 8 अगस्त 2025 सिर्फ नंबर 1 का क्वेश्चन है। अगला देखिए, रीड द स्टेटमेंट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अबाउट रिगार्डिंग है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां दोनों कानून बनाते हैं। ये यूनियन लॉज ओवरराइड्स स्टेट लॉज इन कॉन्फ्लिक्ट। अगर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में, राज्य के कानून और केंद्र के कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो केंद्र का कानून जीत जाता है, क्योंकि राज्य का कानून तो भैया एक राज्य के लिए था और केंद्र का कानून तो सभी राज्यों के लिए था। तो केंद्र का कानून जीतेगा, राज्य का, केंद्र का जीत जाएगा। इसका मतलब स्टेट नंबर 1 तो सही है। दूसरा है, स्टेट लॉ कैन प्रिवेल इफ रिजर्व्ड एंड असेंटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्य का कानून तभी प्रभावित हो सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसकी स्वीकृति दी जाए। तो ये भी सही है, अगर प्रेसिडेंट किसी स्पेशली कानून को करना चाहता है ऐसा तो कर सकता है। तो आंसर क्या है? सी। Which of the following statements regarding the implementation challenges of the UCC Uniform Civil Code is most accurate in the context of judicial interpretations and the recent state level developments? तो यूसीसी इज एनफोर्सेबल ओनली व्हेन रेक्टिफाइड बाय ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज थ्रू आउट द नेशनल रेफरेंडम। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो जिस भी राज्य ने लागू कर दिया वहां पर हो जाएगा। और यहाँ पर तो भैया 2 ऐसे राज्य है भी, एक गोवा और एक उत्तराखंड है जहां पर यूसीसी लागू भी है। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 रिकमेंडेड यूसीसी फॉर ऑल रिलीजन्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मली। ऐसा होता तो अभी तक हुआ तो है नहीं। The Supreme Court has uniformly declared UCC as a mandatory across states. Mandatory तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही राज्यों में लागू है अब तक, उत्तराखंड और गोवा। The UCC is already implemented in Goa and Uttarakhand through their respective legislative framework. अरे डीपीएसपी है, आर्टिकल नंबर कौन से में? आर्टिकल नंबर 44 में है। डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी क्या है? राज्य लागू करेगा अपने हिसाब से, कैपेबल होगा तो लागू करेगा, नहीं कैपेबल होगा तो लागू नहीं करेगा। तो आर्टिकल नंबर 44 है, तो आंसर सबसे बेस्ट है, डी हो जाएगा। सिंपल था। देखो कितना बड़ा बना दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी पढ़ लिया वो आंसर उसी को ही करेगा, बाकी ऑप्शंस पढ़ेगा ही नहीं। अगर ये डी वाला ऑप्शन ए में होता ना, मुझे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी हमारा बच्चा होगा वो सिर्फ ए पढ़ते ही, बाकी जाएगा ही नहीं आगे, उसे पता है यही सही है ना। देखो अगला क्वेश्चन, अगला है मेरे भाई, अगला है हमारा, ये देखिए 59, क्वेश्चन नंबर 59। प्यारे बच्चों, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, आपने देखे और जिन भी बच्चों ने पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा, कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कहीं ना कहीं ये जैसे न्याय संहिता वाले हैं या इनके भी सेक्शंस वाले हैं 64 से 71 के बीच में क्या है, वरना पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे, आपको पता है कि नोट्स से सीधा सीधा हो जाएंगे। और ऐसे ही करके डिटेल में आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आपका जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो करियर विल ऐप पर एक बैच आता है, प्रथम बैच। क्या कहा? करियर विल पर एक बैच आता है प्रथम बैच के नाम से, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच कराया जाता है, कंप्लीट कोर्स कराया जाता है बिल्कुल डिटेल में, जीरो से लेकर के एंड तक। तो उससे आप अपना पढ़ सकते हो। अगर जो भी नया बच्चा है जिसको कंप्लीट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं प्रॉपर वे में, नोट्स वोट्स सब प्रॉपर, तो अच्छा उसके साथ साथ एक चीज़ और है, एक प्रैक्टिस बैच भी आता है हमारा। तो अगर कोई प्रथम बैच लेता है तो उसमें प्रैक्टिस बैच भी दिया जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो करियर विल ऐप पर है। चलिए भाई देखिए, व्हाट मेजर, क्योंकि बच्चे फिर परेशान होते रहते हैं कि सर बताओ हमें, हम कहाँ से करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट मेजर रिफॉर्म डज भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिंग? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सा बड़ा सुधार लाता है? Digitization of evidences, introduction of new fundamental rights, abolishment of the Supreme Court and removal of all existing laws। भैया देखो ऐसा थोड़ी है सारे कानून ही खत्म कर दिए, ये सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दिया है ना। न्यू फंडामेंटल राइट्स तो लेकर के नहीं आया, तो मैं लग रहा है कि न्यू फंडामेंटल राइट्स आ गए इसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, साक्ष्य का डिजिटलाइजेशन हुआ है ना। भैया देखो नए फंडामेंटल राइट आए होते, अमेंडमेंट होता है, वो तो संविधान में है। सुप्रीम कोर्ट को या अबॉलिश करवा रहा है या तो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग, और जितने भी कानून थे सब खत्म हो गए, ऐसा थोड़ी है यार। तो ये क्या है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। लग ऐसा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्वेश्चन है और बहुत टफ होगा, और पहला वाला पढ़ा वहां तक तो टफ ही है, क्योंकि आगे का पता नहीं ऑप्शंस में क्या होगा। बट जब ये ऑप्शंस पढ़े तो ये तीनों तो सरासर गलत है, इन्हें तो कोई 6 क्लास के बालक भी गलत नहीं, 6 का तो नहीं कह पाएगा, उसे पता ही नहीं है, फिर भी कह ही देगा, तो 7th का कह देगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि किशोर मकवाना's अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ एनसीएससी इज अ सिग्निफिकेंट इन विच इवैल्यूएशन कंटेक्स्ट?
एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इन द सदर्न इंडिया, कास्ट सेंसस लीडरशिप, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस सुप्रीम कोर्ट, एससी पॉलिसी। अच्छा, एससी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो किशोर मगनावा पर, हाँ तो ये एससी पॉलिसी के लिए था ना, ये तो सोशल जस्टिस हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, और एससी पॉलिसी के लिए हो गया। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों ये आर्टिकल नंबर किस में है, आर्टिकल नंबर 32 में है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल नंबर, अब देखो फ्रीडम है 19 से लेकर के 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 तक है, और इक्वलिटी 14 से लेकर के 18 तक है। तो कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले चौथा आएगा, चौथे के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, और तीसरे के बाद पहला आएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये तो रहा डी, 4 2 3 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे भाई। अगला देखो, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। अच्छा, निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, पीएम जन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल, नहीं जनमान कहाँ से हो गया, समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री, हाँ टेक्सटाइल्स, ये समर्थ स्कीम तो टेक्सटाइल्स वाली ही है, तो ऑप्शन नंबर बॉय हो गया, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। राष्ट्रपति शासन के बारे में आर्टिकल नंबर कौन से में है, राष्ट्रपति शासन 356 में, आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है मेरे भाई। The governor's recommendation can lead to a dismissal of state government even if enjoying a majority. तो गवर्नर के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है। It can be is it true in relation to the enforcement of resident. It can be extended indefinitely time with the consent of the prime minister. अबे कंसेंट नहीं होता, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 3 साल का मैक्सिमम टेन्यूर होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। द प्रेसिडेंट कैन नॉट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल अनलेस द सुप्रीम कोर्ट परमिट, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन की क्या जरूरत है भैया, ये तो गलत हो गया। द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, नहीं भाई देखो देखो डिक्लेयर तो किया जाता है, लेकिन डिक्लेयर के आप सबको पता है कि डिक्लेयर के बाद में भैया पार्लियामेंट का अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना राष्ट्रपति शासन बिना संसद की मंजूरी के घोषित किया जा सकता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कंप्लीटली यूनियन है और ना कंप्लीटली फेडरल है, कभी कभी फेडरल है तो कभी कभी कुछ मामलों में यूनियन है, तो इसीलिए इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। और फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट प्राइमरली ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक, द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सभी राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो फेडरल को दिखाता ही है, फेडरल में भी होता है ये तो, और यूनियन में भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज एंड पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो भैया बिल्कुल सही है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टेकन फ्रॉम कनाडा, है ना, तो फेडरेशन तो इंडिया में है बट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया गया है तो कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ भी जाता है, तो इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, ऑप्शन नंबर सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है ना। चलिए भैया, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, इनको आयरलैंड से लिया गया है, ये तो सिंपल सा था, इससे आसान क्या ही बना सकता था क्वेश्चन को, ये बड़े आसान आसान से उड़ा करके तो दे देखो इन क्वेश्चंस को। एज पर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भाई साहब ये बड़े क्वेश्चन है, एक तो ये बीएनएस वाले और ये नागरिक सुरक्षा संहिता वाले, ये बड़े क्वेश्चन आए हैं इसके इस बार, पर ठीक है एक दो ही थे ऐसे जिन्हें उठाना पड़े, वरना तो कर सकते थे। बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फोन्स और कंप्यूटर, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसी को तो कहेंगे कि फोन या कंप्यूटर के माध्यम से अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब बताओ, इतना टफ सा लग रहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये क्वेश्चन आ गया, कैसे होगा भैया, ये ऐसे ही होगा, फटाफट से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा इन इंप्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है भारत में वो जो है रिफ्लेक्ट करता है। डिस्कस इन द डिबेट्स सराउंडिंग आर्टिकल 44 एंड द आर्टिकल 25, तो इन दोनों के देखो, ये धर्म की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 25 क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 44 सबके लिए समान कानून समान कोड की बात करता है। तो यूसीसी अलाउज जेंडर बेस्ड पर्सनल लॉज सिस्टम्स टू रिमेन अनटच्ड अंडर द आर्टिकल 14,
भैया यूसीसी तो सबको समान मानता है, तो ये तो होगा नहीं। यूसीसी एनफोर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय गिविंग स्टेट्स लेजिस्लेटिव पावर ऑन पर्सनल लॉज। ना ना, ये तो सबको समान ही मानेगा। यूसीसी ऑपरेशनलाइजेस द सेक्युलर इथॉन्स बाय कंप्लीटली एलिमिनेटिंग ऑल रिलीजियस लॉज। रिलीजियस लॉज को खत्म नहीं करता, उनके जो रिलीजियस कोड्स हैं उनको समान करता है। तो यूसीसी अलाइंस विद द आर्टिकल 44 बट मे बी सीन इन इन्फ्रिंज अपॉन रिलीजियस फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 25। तो ये फ्रीडम तो बना रहे लेकिन रिलीजियस कोड से समान हो जाए, ये चाहता है। ऑप्शन नंबर डी ही सही है। यूसीसी अनुच्छेद 44 के अनुरूप है लेकिन इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये है, माना जा सकता है लेकिन सबको ये रिलीजियस कोड्स को समान करता है। द सिस्टम ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट ऑप्शन नंबर ए। अगला है 69वां प्रश्न। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विच ऑफ दीज टर्म्स वर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़े गए थे। सिस 3 जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर। तो सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर कहाँ है? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और ये तो सोशलिस्ट और सेकुलर है बस, तो बाकी इंटीग्रिटी तो है नहीं, तो सोशलिस्ट और सेकुलर को ही जोड़ा गया था जब इंटीग्रिटी आई नहीं। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में जोड़ा गया था। ये वही संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। स्टेचुरी ग्रांट्स टू स्टेट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइमरली रिकमेंडेड बाय विच बॉडी। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? तो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ गए बात को? नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अगला 71वां उड़ाते हैं, बस 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? बताओ जरा। बी आर अम्बेडकर साहब, सिंपल है। अगला देखो, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मेगना कार्टा? भैया फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स किस में है? पार्ट नंबर 3 में है। 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 में क्या है? सिटीजनशिप। और 4th में क्या है? डीपीएसपी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यही है इसमें। तो दूसरे में क्या है? सिटीजनशिप। और तीसरे में क्या है? चौथे में डीपीएसपी। तीसरे में फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी। और इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था? पहला लिखित दस्तावेज जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स हो गए, पार्ट 3। अगला क्या है? गवर्नर इज स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। गवर्नर राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रेसिडेंट देश का संवैधानिक मुखिया होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 है, ही एक्ट सोलेली ऑन काउंसिल्स एडवाइस। परिषद की सलाह पर कार्य करता है। परिषद की सलाह पर कार्य करता है। चलिए भैया, वह पूर्णतः परिषद की सलाह पर काम करता है। तू बताना लायक आदमी इसको। अबे भैया, जो गवर्नर होता है किसी भी राज्य में, जो गवर्नर भेजा गया है, ये किसका एम्बेसडर है? यहाँ पे प्रेसिडेंट का एम्बेसडर है या नहीं है? ये किसका एम्बेसडर है? ये प्रेसिडेंट का एम्बेसडर है। और जब ये प्रेसिडेंट का एम्बेसडर है तो ये किसकी सलाह पर काम करता है? तो आंसर क्या होगा भैया? ये कंप्लीटली सलाह पे काम नहीं करता, तो आंसर क्या होगा? ये होना चाहिए ना, वो ओनली 1। और वैसे भी एक चीज बताऊं, सोलेमली कहा है ना इसने, जैसे पीएम की सलाह पे काम करता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर राज्य में गवर्नर जो होता है ना, वो राष्ट्रपति का एम्बेसडर बन करके जाता है, राष्ट्रपति का दूत बन के जाता है। चलिए भाई, इंडियाज इम्प्रिजनमेंट इन द इंडियाज इम्प्रूव इम्प्रिजनमेंट करवा रहे हो, इम्प्रूवमेंट है यो। इंडियाज इम्प्रूवमेंट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ऑफ इज मोस्ट क्रिटिकली चैलेंज्ड बाय विच फैक्टर? विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिल रही है? भैया सबसे अधिक चुनौती पता क्या हो रहा है? दिक्कत है यहाँ पे भारत में रूल ऑफ लॉ में,
वो होते हैं ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्यों? केसेस ही इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से तारीख पे तारीख मिलती रहती है, केस चलते रहते हैं, तो फिर स्लो जजमेंट डिलीवरी है, स्लो जुडिशियल डिलीवरी है। तो इसी को फास्ट करने के लिए तो क्या है भैया, एक्स्ट्रा ट्रिब्यूनल्स भी कई बार बनानी पड़ती हैं, वर्चुअल उसकी भी बात की जाती है जुडिशरी की, क्योंकि और ज़्यादा एडवांस हो सके, बेहतर बनाया जा सके। अंडर सेक्शन 25 का क्लॉज 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, what may the court do when a person is convicted in one trial for multiple offenses? अच्छा, उसने अपराध कई सारे किए हैं लेकिन एक ही बार ट्रायल में आया है, तो अब क्या होगा? कैन इम्पोज ओनली वन पनिशमेंट फॉर ऑल द ऑफेंसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर? ऐसा ना है भैया, जितने ऑफेंस किए उसी हिसाब से तो सजा मिलेगी। मस्ट गिव द हार्शेस्ट पनिशमेंट ओनली एंड रिमिट द पनिशमेंट ऑल टुगेदर। खतरनाक सजा मिलेगी, अरे खतरनाक है यार, जितना क्राइम किया होगा उतनी तो सजा मिलेगी। सेल सस्पेंड ऑल सेंटेंस अनलेस डायरेक्टेड बाय अ हायर कोर्ट इन द सेम ट्रायल, नहीं। मे इम्पोज पनिशमेंट टू रन ईदर कॉन्करेंटली और कंसिक्यूटिवली एज पर एज अप्रोप्रिएट, जैसी भी ठीक होगी, जैसे अपराध किए उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी। तो डी हो गया इसका। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट के पास है ये तो। ऑप्शन बॉय, रेसिडुअरी पावर्स क्या होती हैं भैया? देखिए, यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार, और कॉन्कर लिस्ट में दोनों ही हो गई। लेकिन ऐसी कोई भी शक्ति जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आती है, वो रेसिडुअरी लिस्ट में मानी जाती है, और ये इस पर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज न्यूली created state of union territories after the state reorganization act of 1956 is correctly matched? अच्छा, कब किए गए थे हैं? ये तो झारखंड बनाया गया था 2000 में। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर टू द अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम है, फिर वही बात है, कहां से कहां तक है? 19 से लेकर के 22 तक। असमानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। मैंने कहा ना कई बार मैच करने के लिए आते हैं। ये 25 से लेकर के 28 तक है रिलीजियस फ्रीडम। एक्सप्लोइटेशन 23 से लेकर के 24 तक है। तो बताओ, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बॉय, ऑप्शन नंबर बॉय 2 1 4 3। हाँ देखो जरा अगला 79 प्रश्न। व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डज द हैप्पीनेस इंडेक्स एनकरेज इन गवर्नेंस? हैप्पीनेस इंडेक्स बताता है, क्या बताता है? कौन सी अप्रोच होती है यार? हैप्पीनेस में तो ये होता है ना कि किसी भी देश का जब इंडेक्स आता है और हैप्पीनेस इंडेक्स बता रहा है कि उस देश के लोग कितना खुश हैं, खुश मतलब वहां पर रहने के लिए, खाना पीना रहना, ये जो जलवायु फैक्टर है उन सबको ध्यान में रखते हुए, तो ये सिटीजन सेंट्रिक होता है, ये तो नागरिक केंद्रित होता है, मतलब लोग कितने खुश हैं वही तो दर्शाता है हैप्पीनेस इंडेक्स। व्हाट इज द होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया? हु वाज द होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया? ये तो सरदार पटेल थे ना होम मिनिस्टर भैया, पहली कैबिनेट जो बनी थी उसमें। 81वां प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट एस जयशंकर रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा? तो ये तो भैया गुजरात से। विच एक्ट रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को ही तो भैया रिप्लेस किया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को ही रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल? 395 आर्टिकल से और 12 शेड्यूल्स, नहीं 8 शेड्यूल से, 395 आर्टिकल से और 8 शेड्यूल से। ये हो गया 83rd प्रश्न। और ये हो गया 84th। द प्रोविजन ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन बाय द नंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड। ओथ एंड अफर्मेशन तो शेड्यूल नंबर 3rd में है, तो 3rd शेड्यूल कहाँ है? ये तो रहा 3rd शेड्यूल। 5th में SC ST एरिया हो गया, और 4th में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, और 2nd में क्या है? पैसा। और इसके बाद ये आपकी आंसर की है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके पॉलिटी के स्टेनो के एग्जाम में 2025 में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 84 क्वेश्चन आए थे, और 84 के 84 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए। मैंने भाई पूरी कोशिश की, जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि टिक मार करके आगे बढ़ा जाए, और जहां पर समझाने वाले क्वेश्चन से वहां पर समझाया जा सके, जहां पर सही तरीका सिखाने की कोशिश थी, जैसे न्याय संहिता वगैरह के क्वेश्चन से, कि राइट अप्रोच, ताकि आप आगे चल करके थोड़ा सोचने की लॉजिकल तरीके से आंसर दे सको, ऑप्शंस में से आंसर को निकाल सको, वो भी मैंने समझाने की कोशिश की। और जैसे मैंने भाई ये पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाए हैं, वैसे हिस्ट्री के और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी, और वैसे ही जैसे CGL के, CHSL के, CPO के,
आपके बाकी सभी एग्जाम्स के ऐसे ही मैं वन शॉट बना बना करके भैया आपके लिए देता रहूँगा, प्रोवाइड करवाता रहूँगा आपको। तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आगे की जो क्लासेस हैं वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज भी स्टार्ट की है प्यारे बच्चों मैंने, और जो कॉन्सेप्ट सीरीज है वो मैंने स्टार्ट की है यश रावत जीएस यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ जा करके देखोगे तो 20 मिनट शो चलता है वहाँ पर, जिसमें मैं हिस्ट्री के डेली एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ, उसके क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं वो कराता हूँ। सेम वैसे ही पॉलिटी के कॉन्सेप्ट जो है मैं लेता हूँ और उसको मैं बेहतर तरीके से आपको डेली एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ। तो यश रावत जीएस यूट्यूब चैनल पर आप जा करके वहाँ से भी वो चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट में।